Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, that is ratio analysis. क्या है? रेशियो एनालिसिस इस चैप्टर का नाम है, ठीक है ना? दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है ना? ये क्या है? एक मैथमेटिकल टूल्स जिसमें यूज किया गया है, अकाउंटिंग कम यूज की गई है, मैथ्स ज्यादा यूज किया गया है, एक ये ऐसा चैप्टर है. क्लियर? अभी तक हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा लास्ट चैप्टर था. उसमें हमने देखा कैसे हमने चीजों को हम किन किन एक्टिविटीज में उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लगा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं. उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है, कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैश फ्लो के लगाएं ताकि उनके कंफ्यूजन दूर हो सके. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर की. ठीक है, बच्चों को ये चैप्टर देखते ही बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इस चैप्टर को देखते ही बच्चों में एक अजीब सी देखते हैं कि बड़ा चैप्टर होने के नाते, बहुत सारे फॉर्मूला होने के नाते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के नाते बच्चों में एक अजीब सा डर क्रिएट हो जाता है और ये चैप्टर से भागते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट को समझना है और इस वीडियो को पूरा देखना है. अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप इजीली तरीके से क्या कर दोगे, रेशियो एनालिसिस के सारे क्वेश्चन आप बहुत इजियर वे में लगा दोगे. तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एनालिसिस. ये चैप्टर क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई वी आर स्टडीइंग, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? Why? Because it tells about the company at the last after all financial activities have been performed. ठीक है, मतलब जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की. अच्छा, अब जो भी एक्टिविटी, जो भी कंक्लूजन हमने अपने रिजल्ट में पाया है, जो भी रिजल्ट पाया है, मैं आपके सामने एक कंपैरिजन दूंगा. ठीक है ना? अब इसको आपको बताना है, आपको समझना है कि विच कंपनी इज बेटर. जैसे मैं बात करूं, देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी. देयर आर टू कंपनीज. ओके माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ए इज गेटिंग profit of rupees 10 lakh. Company A is getting profit of rupees 10 lakh and company B is getting profit of rupees 15 lakh. Clear? You are seeing here, company A is getting profit of the rupees 10 lakh and company B is getting profit of rupees 15 lakh. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं. वो क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा सही है? किस कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा सही है? बी. ऑब्वियसली सभी लोग, एक कॉमन आदमी से ये पूछा जाए, एक मैंगो मैन से पूछा जाए, या फिर किसी भी कॉमन आदमी से पूछा जाए, तो वो यही कहेगा कि कंपनी बी इज मोर बेटर देन कंपनी ए. डेफिनेटली ये आपकी भी कॉन्सेप्ट है, मेरा भी कॉन्सेप्ट है. मैं भी ये चीज इसी चीजों को कहूंगा कि हाँ, कंपनी बी इज डूइंग वेल एंड कंपनी बी इज गेटिंग अच्छा प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट. क्लियर ना? लेकिन जब हम चीजों के थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या पाते हैं, क्या कि अगर हम पूरा डिटेल एनालिसिस करें, तो अगर हम इन चीजों को कहें क्या कि कंपनी ए ने
5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ द ए इज 5 लाख एंड कंपनी बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे कंपनी ए हैज इन्वेस्टेड मनी इन हिज कंसर्न व्हाट 5 लाख and company B is get invested money in 10 lakh in his concern. Okay, अब यहां पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या होता है, देख रहे हो क्या हो रहा है, किसका कितना परसेंट है? अब इसने जितना लगाया उसका डबल कमाया, इसने जितना भी लगाया उसका क्या है, डबल कमाया। मतलब 200% हो गया, 500 100% और 5 लाख और जोड़ दिया इसमें तो 10 लाख कमाया ना। तो प्रॉफिट कितनी हो गई, 200%। क्लियर। और इसकी मैं बात करूं तो इसने 10 लाख लगाया और इसने कितना कमाया, 15 लाख। तो इसका क्या होगा, निकल के आता है 150% निकल के आया। अब किस कंपनी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? ए। ये आप कैसे जाने? ड्यू टू दिस परसेंटेज, ड्यू टू दिस परसेंटेज। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको एब्सोल्यूट फिगर दिया, तब आपका आंसर क्या था, आंसर बी था। लेकिन मैंने आपको जब रेशियो के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में एक फिगर दिया, देन आपका आंसर कैसे चेंज हो गया है। तो आप देख रहे हैं रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं। करेक्ट व्यू बताता है, क्या बताता है, करेक्ट पोजीशन, कॉन्क्रीट पोजीशन बताता है फॉर्म की कि फॉर्म का पोजीशन क्या है, फॉर्म में क्या, कौन से, किस कंडीशन में कौन सी चीजें अवेलेबल है, क्या है। क्लियर ना। तो रेशियो एनालिसिस में आप पाते क्या है, रेशियो एनालिसिस को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जो हमें करेक्ट डिटेल और एक्यूरेट डिटेल जिस फॉर्म में रेशियो एनालिसिस चैप्टर हमको देता है वो शायद और कोई चैप्टर हमें नहीं दे पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो एडवांटेज है रेशियो एनालिसिस का, किसी भी बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है क्या कि वो एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक एक सब कुछ, बैलेंस शीट के एक एक आइटम्स को क्या करे, ट्रांजेक्शन्स को क्या करे, छानबीन करे, देखे। किसी के पास टाइम नहीं। तो वो क्या देखता है, वो परसेंटेज के फॉर्म में एक शॉर्ट ब्यौरा देखेगा कि हाँ, शॉर्ट इंफॉर्मेशन लेगा कि हाँ क्या, कौन से किस रेशियो में, कौन किस फॉर्म में। ठीक है, उनको देख लेगा और फिर उसको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्म में, ये इस रेशियो में, ये इस रेशियो में। तो वो देखेगा कि जब ये इस रेशियो में तो ये चीजें करेक्ट जा रही है। क्लियर। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। क्लियर। इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और ये हमें करेक्ट जब पोजीशन बताने लगता है कि हाँ, करेक्ट व्यू बताने लगता है फॉर्म की, तो चीजें अपने आप क्या है, एक सही लाइन में जाती हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में जाती हैं और फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्लियर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रेशियो का मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके। अच्छा, इसको 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या हुआ,
रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। कोई भी संबंध जो दो वेरिएबल्स के बीच हो वो क्या है, रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस रेशियो को हम किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्रपोर्शन। सेकेंड फॉर्म रेट। थर्ड फॉर्म परसेंटेज। फोर्थ फॉर्म फ्रैक्शन। अब इन चारों को बताने का मेरा मतलब क्या है कि इन चारों फॉर्मेट में आपको आंसर निकालने होंगे, इन चारों फॉर्मेट में आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। प्रपोर्शन बेसिस पे, मतलब जहां एक रिलेशन होगा, S2 का रिलेशन होगा। फिर रेट, हाउ मेनी टाइम्स, क्लियर ना, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कौन कितना गुना है, किसका गुना है। परसेंटेज बेसिस, गेटिंग मतलब 100 को बेस मान के कौन कितना परसेंट होगा। एंड फ्रैक्शन 1/10, 1/4, जब ये है 1/4, 1/3, 1/10, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको आपके आंसर आएंगे, इन चारों फॉर्मेट में आपके आंसर आएंगे। तो जो रेशियो को एक्सप्रेशन कर रही है, देयर आर 4 वेज, थ्रू प्रोपोर्शन बेसिस, थ्रू रेट बेसिस, थ्रू परसेंटेज बेसिस एंड थ्रू फ्रैक्शन बेसिस। क्लियर, रेशियो एनालिसिस का मीनिंग समझ में आ गया, हमको वे ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। क्यों हम पढ़ते हैं ये भी समझ में आ गया। अब कुछ चीजें हैं क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये जो आपके पढ़ने की चीजें हैं, आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको घर पे बैठ के अच्छे से अपने मन से पढ़ेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नॉर्मली इन चीजों को मैं बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करना है, एक बहुत हेल्प करता है चीजों को समझने में। और जब हम परसेंटेज फॉर्म में या बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजों को देखते हैं तो हमें चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो अकाउंटिंग डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, डेफिनेटली सिंप्लीफाई हो जाता है थ्रू रेशियो एनालिसिस। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। स्टडी को हम बहुत इजियर कंपेयर कर लेते हैं। पिछले साल हमने 10% था, इस साल 20% है, तो डेफिनेटली एक ट्रेंड आ रहा है। और जब हम परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या है, हम इजिली हमको समझ में भी आ रहा है। तो हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्टेप्स। जो भी हमारे वीक स्टेप्स है उस पर हमको लोकेट कर देता है, फोकस कर देता है। ये सब चीजें मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दौरान भी बता चुका हूं, कॉमन साइज स्टेटमेंट के दौरान भी चीजों को बता चुका हूं। हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब इसके आगे की चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो जो हम बनाते हैं, जो भी स्टेटमेंट जहां से हम पाते हैं उसके बेसिस पे, और एक जो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में जो समझने के लिए, जैसे हमको आपको सबको बैलेंस शीट नहीं समझ में आता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब लोगों को नहीं समझ में आता है। तो एक अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला क्लासिफिकेशन होता है, और एक
जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ यूजर्स, ठीक है ना, कि कैसे यूजर्स डेटा को यूज करते हैं। तो इसके दो तरीके देख लीजिएगा आप, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and second one is according to the basis of users। ठीक है ना, ये दो बेसिस है, इस रेशियो को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लियर ना? अब जो हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम प्रॉफिट की बेसिस पे करें, बैलेंस शीट की बेसिस पे करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे करें, तो इसको जो एक कॉमन मैन है जिसको बैलेंस शीट की जानकारी रहती है वही केवल समझ पाता है। ठीक है ना? ओके, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे जब हम करते हैं तो देयर आर 3 कैटेगरीज। पहला बैलेंस शीट रेशियो, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो, एंड थर्ड वन इज कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट रेशियो। ओके, 3 रेशियो है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो एंड थर्ड वन इज कंपोजिट रेशियो। तो जो बैलेंस शीट में जो आइटम आते हैं, इसको कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ लेंगे। जो बैलेंस शीट के जो आइटम्स आते हैं उसके बेसिस पे जितने भी रेशियो हम निकाल सकते हैं वो सारे बैलेंस शीट के, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जितने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो आइटम्स आते हैं वो अमाउंट से रिलेटेड जितना भी रेशियो रहता है वो यहाँ आएगा, और प्लस जो दोनों में इंटरकनेक्टेड होता है, दोनों से, यहां से और यहां से भी, उसको हम कहां डाल दिए हैं? कंपोजिट रेशियो में डाल दिए। तो ये तो था आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, जिसको आपको नहीं पढ़ना है, बस फॉर नॉलेज कंसर्न आपको मैंने ये चीजें बता दी। ओके, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ यूजर्स। अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ यूजर्स, classification according to the basis of users। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसकी ये हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये पूरा हमको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर ना? इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ यूजर्स। ओके, फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो, एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये 4 रेशियो बच्चे कहते हैं, हम नाम देख के बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कौन क्या है। अभी इसके अंडर में बहुत सारे रेशियो हैं, इसके अंडर में बहुत सारे पार्ट हैं, इसके अंडर में बहुत सारे पार्ट हैं, इसके अंडर में बहुत सारे पार्ट हैं। अभी हम सारे पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो इनको यूजर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ये जो पार्ट ऑफ रेशियो है इनको डिवाइड किसके बेसिस पे किया गया है? यूजर्स के बेसिस पे। क्लियर? तो
आप देख रहे होंगे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो सीरीज है आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्या आप इस वर्ड को याद रखिएगा, LSAP। इससे आपको क्या होगा, सीरीज याद हो जाएगा, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या, LSAP, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बाय लेटर याद कर सकते हैं या फिर इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, LSAP, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अब ये चारों रेशियो अपने नाम से ही क्लियर है। क्या है? लिक्विडिटी क्या बताता है हमें? लिक्विडिटी क्या बताता है? कैश की अवेलेबिलिटी या लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी बताता है हमको अपने बिजनेस में, वो लिक्विडिटी रेशियो होता है। क्लियर? सॉल्वेंसी बताता है, क्या बताता है? हाउ मच कैपेबल वी आर पेइंग टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हमको पे करने की हमारी कैपेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। क्या बताता है कि हाउ मच कैपेबल वी आर टू पे हिज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। गेटिंग यू ऑल? सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लिक्विडिटी तो है ही है, सॉल्वेंसी भी हो गई, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या है भाई आपकी? परफॉर्मेंस क्या है? टर्नओवर क्या है? क्या कर रहे हो? दुकान खोल के बस बैठे हो, कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो एक्टिविटी का मतलब क्या हो? सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है आपका? तो आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो? तो ये एक्टिविटी रेशियो में जो हमको टर्नओवर से रिलेटेड चीजें जाननी होगी तो हमको ये देखना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज, दुकान खोल के बैठे किस लिए हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। कितना कमाया, कितना परसेंट कमाया, वो प्रॉफिट किस चीज का कितना परसेंट है? तो ये सब सारी चीजें हमें निकालनी है, तो हम कहां आएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। आपको चारों चीजें समझ में आ गई? LSAP, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? ऐसे ही 10 बार बोलिएगा घर पे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आपकी इसको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। लिक्विडिटी मतलब फॉर मेंटेनिंग द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी फॉर द नोइंग द कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग हिज लायबिलिटी, एक्टिविटी फॉर नोइंग द टर्नओवर और एक्टिविटी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर नोइंग अबाउट द प्रॉफिट। ये चारों रेशियो क्लियर है आपके? क्लियर? इसके डेफिनेशन भी सबको समझ में आ गए? इसको डेफिनेशन भी समझ में आ गया? अच्छा, अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हम एक एक रेशियो को हम अपने सिलेबस में देखें, लिक्विडिटी को, फिर सॉल्वेंसी को, फिर एक्टिविटी को, फिर प्रॉफिटेबिलिटी को, कैसे हम चीजों को, कौन कौन से फॉर्मूला क्या है, कैसे चीजों को यूज कर देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे चीजों को देखेंगे। क्लियर? तो होप आपको ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। ओके, कल या नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे क्या कि कैसे लिक्विडिटी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हाउ वी विल कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो एंड हाउ वी विल कैलकुलेट एक्टिविटी एंड हाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी। इन सारे रेशियोज को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, अभी मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, रेशियो क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से रेशियो है, रेशियो का क्लासिफिकेशन क्या है, इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हम चीजों को देखा। ठीक है ना। होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम रह गया है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।